हेलो एवरीवन मित्रों, हमने आरपीसी सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती के प्रथम प्रश्न पत्र के लिए मॉडल पेपर पर अध्ययन की शुरुआत कर चुके हैं। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मित्रों, इससे जो पहले क्लास हुई थी उसमें हमने सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती के 16वें मॉडल पेपर के 50 क्वेश्चन हल कर चुके हैं। आरपीएससी सेकंड ग्रेड मॉडल पेपर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आपको सारे मॉडल पेपर उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप वहां जाकर सारी वीडियो देख सकते हैं। आज मैं आपके लिए 16वें मॉडल पेपर के बचे हुए 50 क्वेश्चनों पर चर्चा करने जा रहा हूं। तो आप सभी दोस्तों को जोड़ लें। मित्रों, ये सारे मॉडल पेपर आपके सिलेबस अकॉर्डिंग ही करवाए जा रहे हैं। मित्रों, मैं आपके लिए एग्जाम से पहले 20 से 30 मॉडल पेपर इसी यूट्यूब चैनल पर करवा दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा दोस्तों तक भी ये चैनल शेयर कर दें ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। नमस्कार, मैं राजेंद्र सभी का स्वागत करता हूं कलाम सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल में। सभी दोस्त वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दें। जो नए मित्र इस चैनल को देख रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। मित्रों, कलाम सिविल सर्विस के नाम से टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं यदि आप वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो। ठीक है, बढ़ते हैं अगले, देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। मित्रों, जो 50 क्वेश्चन हमने इससे जो पहले टेस्ट हुआ था वो हमने 50 क्वेश्चन करवा दिए। इससे जो पहले क्लास हुई है उसमें हमने करवा दिए। प्ले लिस्ट बनी हुई है सेकंड ग्रेड मॉडल पेपर के नाम से, तो उसके अंदर ये सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। देखिएगा, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, ये पूछा गया आपसे। तो बताइएगा दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो कौन सा हो जाएगा मित्रों इसमें से? हाँ जी, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका या यूरोप? बताइएगा, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। सभी दोस्तों को जोड़ लीजिएगा और ये क्लास जल्दी जल्दी दूसरे मित्रों तक भी शेयर कर दो मित्रों। और जो भी नए मित्र इस चैनल को देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हाँ जी, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप पूछा गया है। यदि आपसे सबसे बड़ा महाद्वीप पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा? हाँ जी, एशिया हो जाएगा सबसे बड़ा। तो अब सेकंड हाईएस्ट पूछा गया है तो कौन सा हो जाएगा इसमें से? हाँ जी, तो सेकंड हाईएस्ट कौन सा हो जाएगा? अफ्रीका हो जाएगा साहब। कौन सा हो जाएगा? सी नंबर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं सेकंड 52 नंबर क्वेश्चन की तरफ। किस महाद्वीप में किसमें सर्वाधिक लवणता पाई जाती है? किसमें सर्वाधिक लवणता पाई जाती है? कैस्पियन सागर, मर्द सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। तो सर्वाधिक लवणता किसमें पूछी है? लवणता पाई जाती है, कौन सा महासागर है जिसमें लवणता पाई जाती है? तो बताइएगा कौन सा इसका राइट आंसर होने वाला है। हाँ जी, ठीक है साहब, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। तो जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा और ये क्लास दूसरे दोस्तों के भी शेयर कर दो। हाँ जी, किस में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है ये आपको बताना है। तो क्या क्वेश्चन का आंसर होगा देखिएगा। हाँ जी, तो राइट आंसर हो जाएगा मर्द सागर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? मर्द सागर हो जाएगा मित्रों। तो इसके अंदर जो लवणता पाई जाती है वो 238 प्रति हजार पीछे पाई जाती है दोस्तों। सर्वाधिक जो लवणता वाला मर्द सागर आपका सागर हो जाएगा। ठीक है साहब। हाँ, इसके बाद में अपन कौन सी हो जाएगी? इसके बाद में वोन झील हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? तुर्की की जो वोन झील है वो सर्वाधिक दूसरे नंबर पे आ जाएगी। 330 अपना प्रति हजार तक लवणता पाई जाती है। उसके बाद में आपकी अमेरिका की है ग्रेट सॉल्ट। ठीक है साहब, 3 नंबर बता दिया आपको मैंने, मर्द सागर, वोन झील और ग्रेट साल्ट लेक। तो 53 अपना जो 52 का आंसर क्या हो जाएगा? 52 का आंसर हो जाएगा मर्द सागर, राइट हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। हेडली सेल निम्न में से किससे संबंधित है? हेडली सेल बताना है किससे संबंधित हो जाएगा? पवन तंत्र, भूकंप संभावित क्षेत्र या ज्वालामुखी गतिविधि या ज्वार रचना। हेडली सेल बताइएगा किससे संबंधित हो जाएगा आपका। हाँ जी, तो हेडली सेल क्या प्रकार की एक हवाएं हैं दोस्तों, ये हवाएं हैं। तो आपको बताने किससे संबंधित हवाएं हैं। हाँ जी, राइट आंसर हो गया पवन तंत्र। जिस दोस्तों ने ये 1 नंबर ऑप्शन चुना है 53 का तो वो सही है। 53 का 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाँ जी, 54 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। जलवायु परिवर्तन पर कोपेनहेगन सम्मेलन हुआ था। तो कोपेनहेगन सम्मेलन कब हुआ था? जलवायु परिवर्तन पूछा गया इस सवाल। हाँ जी, जलवायु परिवर्तन पर कोपेनहेगन सम्मेलन दिसंबर कब होता है दोस्तों? दिसंबर। हाँ जी, आंसर आना शुरू हो गया। 2009 के अंदर ये सम्मेलन होता है साहब। कब होता है? 2009 के अंदर। तो सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट। सी नंबर आंसर अपना सही कर लीजिएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है, ओजोन क्षरण को रोकने के लिए 1987 में सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ओजोन क्षरण को, जो ओजोन परत को जो नुकसान हो रहा है उसको रोकने के लिए सम्मेलन आयोजित होता है 1987 में। तो वो कहाँ होता है ये पूछा गया आपसे। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है ये एग्जाम में। तो बताइए कहाँ होता है? जोहान्सबर्ग, मॉन्ट्रियल, लंदन या बाली के अंदर? हाँ जी, बता दो इसका आंसर। जल्दी जल्दी कमेंट के माध्यम से करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो मॉन्ट्रियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
मॉन्टेरियल इसका राइट आंसर हो जाएगा, मॉन्टेरियल इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी नंबर क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। ये कनाडा का एक स्थान है मॉन्टेरियल शहर, वहाँ पे ये समझौता हुआ जिससे मॉन्टेरियल समझौते के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनों की दिशा होती है। दक्षिणी गोलार्ध में बताना है आपको, पछुआ पवनें होती हैं, उसकी दिशा पूछी गई है, कौन सी होती है। हाँ जी, तो इसका राइट के आंसर क्या रहने वाला है बताइएगा आप। हाँ जी, दक्षिणी गोलार्ध में पूछी गई आपसे पछुआ पवनों की दिशा, तो बताइए कौन सी दिशा रहने वाली है। हाँ जी, आंसर आना शुरू हो गया है। ठीक है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की दिशा रहेगी दोस्तों, ये दिशा रहती है। कौन सी रहती है, ये। हाँ जी, तो ये दिशा रहेगी अपनी, डी नंबर आंसर कन्फर्म हो जाएगा अपना राइट। जिस लगभग त्रिभुजाकार महाद्वीप का आधार उत्तर व शीर्ष दक्षिण में है वह कौन सा है बताइएगा। हाँ जी, कौन सा महाद्वीप है जिसे त्रिभुजा महाद्वीप है, जिसका आधार उत्तर है वो शीर्ष का है दक्षिण के अंदर है, तो बताइए कौन सा महाद्वीप हो जाएगा साहब ऐसा। तो आंसर आ चुका है सभी का, इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, दक्षिणी अमेरिका हो जाएगा मित्रों। 58 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की बहुप्रचलित जाति है, तो पेड़ की बहुप्रचलित जाति पूछी गई है नीलगिरी पहाड़ियों में, चीड़, सागवान, साल या सफेदा, तो बताइएगा कौन सी हो जाएगी आपकी। हाँ जी, नीलगिरी जो पहाड़ियाँ हैं ये पश्चिमी घाट की प्रमुख पहाड़ियाँ मानी जाती है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सागवान। जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं वहाँ सागवान के वन पाए जाते हैं दोस्तों, सागवान के पेड़ हैं वो सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, देश में निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है, तो सबसे प्राचीन भौगोलिक क्षेत्र पूछा गया कौन सा हो जाएगा। हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत का विशाल मैदान, या पूर्वीय तटीय मैदान, या भारतीय प्रायद्वीपीय पठार, तो कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है, सबसे पहले। हाँ जी, पुराना सबसे कौन सा हो जाएगा आपका। हाँ जी, आंसर देना स्टार्ट कर दो जल्दी जल्दी। हाँ जी, ठीक है साहब, इसका आंसर आ चुका है भारतीय प्रायद्वीपीय पठार हो जाएगा। भारतीय प्रायद्वीपीय पठार है, ये गोंडवाना लैंड था, उसके भाग कुछ भाग टूट गया था जिसकी वजह से ये अफवाह के कारण यह यहाँ भारत के साथ में लगा हुआ टच में है, तो भारतीय प्रायद्वीपीय पठार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसने मानसून की उत्पत्ति का कारण चक्रवातों को माना है। हाँ जी, मानसून की उत्पत्ति के कारण चक्रवातों को माना किसने, स्पेट, रमन, फ्लोन या कोटेश्वर, तो बताइएगा करेक्ट आंसर क्या होगा। हाँ जी, आंसर आना शुरू हो चुका है सभी दोस्तों का। तो स्पेट ने माना है, क्या माना है, मानसून की जो उत्पत्ति होती है वो चक्रवातों के कारण होती है, तो स्पेट ने ये माना है दोस्तों। ये स्पेट कौन है, ये ऑस्ट्रेलिया भूगोलवेत्ता है, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। निम्न में से कौन सी एक करेक्टर झील का उदाहरण है, तो करेक्टर झील का उदाहरण पूछा गया। करेक्टर झील का उदाहरण कौन सा, नैनीताल झील, अष्टमुडी झील, लोनार झील या पुष्कर झील, तो बताइए कौन सी। अब बता देता हूँ जो करेक्टर झील होती कौन सी है मित्रों। अब कई बार क्या होता है, ज्वालामुखी जो हमारी उद्गम होता है, ज्वालामुखी के उद्गम के द्वारा, ये ज्वालामुखी उद्गम होता है, यहाँ पे क्या होता है, एक झील का निर्माण हो जाता है हमारा, यहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है, यहाँ एक झील का निर्माण होगा जो ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा जो झील का निर्माण होता है, ठीक है, यहाँ पे पानी भर जाएगा इस कुंड के अंदर, और ये झील कौन सी हो जाएगी आपकी, करेक्टर झील हो जाएगी। तो इससे पूछा है कौन सा अच्छा उदाहरण सबसे। हाँ जी, राइट आंसर क्या होगा ये बताइएगा आप मुझे। हाँ जी, इसका आंसर हो जाएगा साहब लोनार झील हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लोनार झील हो जाएगा, जो कि महाराष्ट्र के अंदर है। ठीक है, सी नंबर आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना सही सुमेलित नहीं है, वो पूछा गया। आधिकारिक यात्रा दे रखी है, कौन से वर्ष में यात्रा करी है वो भी दे रखा है, तो बताइए कौन सा यात्रा जो है सही नहीं है। तो 62 नंबर का क्वेश्चन बताइएगा जल्दी जल्दी। हाँ जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा साहब चीन के प्रधानमंत्री ली पेन की भारत यात्रा 1992 दोस्तों। तो चीन के प्रधानमंत्री ली पेन थी, उनकी भारत यात्रा कब की थी, उनकी भारत यात्रा 1991, ये नहीं था 1991 था मित्रों। कब था, 1991, उसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सुमेलित नहीं था, तो सी नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किस राजनीतिक दल ने 17वीं लोकसभा चुनाव 2019 में अधिकतम सीटों पर जीत हासिल करी है, तो सबसे ज़्यादा सीट लेने वाला कौन सा है, पार्टी कौन सी हो जाएगी हमारी, तेलंगाना राष्ट्रीय समिति, लोक जनशक्ति पार्टी, समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी, किसने सर्वाधिक सीटें से जीत हासिल करी है।
हाँ जी, 1 नंबर हो जाएगा तेलंगाना राष्ट्रीय समिति हो जाएगा दोस्तों, इसने अधिकतम सीटों पे जीत हासिल करी है। भारत में विशालतम नदी मुख भूमि डेल्टा कौन सी है दोस्तों, ये पूछेगा सबसे जो विशालतम सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, ये पूछेगा आपसे। सुंदरबन डेल्टा, महानदी डेल्टा, या गोदावरी नदी डेल्टा, या कावेरी नदी डेल्टा, तो कौन सा सबसे बड़ा बताइएगा। हाँ जी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से, चाहे आप टीचर की तैयारी कर रहे हो या अन्य राशन की कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो भी, ये भारत के लेवल की कोई भी तैयारी कर रहे हो तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके। हाँ जी, जो गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा बनता है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है दोस्तों। इसका विस्तार हुगली और मेघना नदियों के बीच है। सुंदरी वृक्ष की अधिकता से के कारण ये सुंदरबन डेल्टा कहलाता है। सुंदरी वृक्ष की अधिकता है, इस वजह से क्या कहलाता है, सुंदरबन डेल्टा कहलाता है। तो साहब 1 नंबर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है, सकल राष्ट्रीय उत्पादन में शामिल होते हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पादन में क्या शामिल होते हैं बताइएगा। वर्तमान में उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के बाजार मूल्य, विदेशों से प्राप्त विशुद्ध साधन आय, या मूल्य ह्रास, या इनमें से सभी दोस्तों। तो बताइएगा क्या आंसर करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। हाँ जी, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से सभी दोस्तों। जो सकल राष्ट्रीय उत्पादन है उसमें से ये सारे शामिल हो जाएंगे। हाँ जी, ये सारे शामिल हो जाएंगे। तो डी नंबर आंसर क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इनमें से कौन सी एक गेहूं की किस्म है। हाँ जी, गेहूं की किस्म बतानी है तो कौन सी, सोना कल्याण, माई सुगंधा, माई कंचन, या चंबल, तो कौन सी हो जाएगी गेहूं की किस्म। गेहूं की किस्म आपको मैं बता देता हूँ, इसके अलावा सोनालिका, मैक्सिन, कोहिनूर, लाल बहादुर, मंगला, ये सारी किसकी है। हाँ जी, ये गेहूं की किस्में हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोना कल्याण। क्या हो जाएगा, 1 नंबर आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, 1 नंबर आंसर। ठीक है साहब। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सारे जितने भी दोस्त हैं ये वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें और वीडियो को लाइक कर दें, और जो नए मित्र इस चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। 67 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, भारत के किस भाग में रेशम के सभी किस्मों का उत्पादन होता है। तो रेशम के सभी किस्मों का उत्पादन पूछा गया है पश्चिमी क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र, या पूर्वोत्तर क्षेत्र, या प्रायद्वीपीय भाग के अंदर। तो बताइएगा रेशम का उत्पादक सर्वाधिक कहाँ होता है। ठीक है साहब, इसका आंसर आ चुका है। तो ये पूर्वोत्तर जो क्षेत्र पड़ता है अपने भारत के अंदर, वहाँ क्या होता है, रेशम का उत्पादन होता है। तो यदि पूछा जाए आपसे भारत में सर्वाधिक रेशम का उत्पादन कहाँ होता है, तो कर्नाटक लगा दीजिए। कहाँ लगा दोगे, कर्नाटक लगा दोगे मित्रों। भारत की राजनीतिक व्यवस्था में देश का सर्वोच्च नेता शासक एवं केंद्र बिंदु होता है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, या सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो सर्वोच्च नेता शासक एवं केंद्र बिंदु होता है, बताइएगा कौन सा होता है। ठीक है साहब, इसका भी आंसर आ चुका है। तो सर्वाधिक जो पावरफुल व्यक्ति होता है, सर्वोच्च नेता होता है, तो प्रधानमंत्री इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा साहब। 1 नंबर आंसर करेक्ट कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री के भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रावधानों के अनुरूप साइमन कमीशन का गठन किया गया था। अब बताइएगा साइमन कमीशन का गठन किया गया था तो कौन हो जाएगा वो साहब, पीएम कौन था, ब्रिटिश पीएम। हाँ जी, ठीक है साहब, इसका भी आंसर आ चुका है। इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा स्टेनले बोल्डविन हो जाएगा इसका राइट आंसर। सी नंबर आंसर क्या लगा दीजिएगा, करेक्ट लगा दीजिए। और ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। जो राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो कौन सा अनुच्छेद है, कौन सा आर्टिकल के तहत वो राष्ट्रपति शासन लागू होता है, तो बताइएगा। हाँ जी, इस क्वेश्चन का आंसर आपका गलत नहीं होना चाहिए मित्रों, तो सही क्वेश्चन तक पहुंचिएगा। हाँ जी, ठीक है साहब, इसका आंसर अपन कर लेते हैं। ठीक है, आगे आंसर 356 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर दोस्तों। अंतर्राज्यीय नदियां या नदी दोनों के जल संबंधी विवादों के न्याय निर्णय संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है दोस्तों। हाँ जी, बताइएगा। जो अंतर्राज्यीय नदियां या नदी दोनों के जल संबंधी विवाद हैं उनके न्याय निर्णय संबंधी प्रावधान कौन से आर्टिकल में हैं, तो इस क्वेश्चन का आप जल्दी जल्दी कमेंट के माध्यम से करिएगा, आंसर फटाफट करिएगा मित्रों। हाँ जी, लाइक कर दो मित्रों और दोस्तों तक ये चैनल शेयर भी कर दो। हाँ जी, 262 हो जाएगा इसका, कौन सा आर्टिकल हो जाएगा हमारा, 262 आर्टिकल हो जाएगा, करेक्ट। संविधान की उद्देशिका में उल्लेखित हम भारत के लोग संविधान की निम्नलिखित विशेषता से घनिष्ठ रूप से जुड़ा है। पंथ निरपेक्षता, संप्रभुता, राज्य द्विसदनात्मक
या स्वतंत्र न्यायपालिका, क्या जुड़ा हुआ है मित्रों बताइएगा। हाँ जी, जल्दी जल्दी क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। ठीक है साहब, बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा साहब संप्रभु राज्य हो जाएगा इसका राइट आंसर, बी नंबर। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में संपत्ति के अधिकार को भारत के संविधान के मौलिक अधिकारों की सूची से निविलोपित किया गया था? अब कौन था उस समय पीएम भारत का जिस समय मौलिक अधिकार को विलोपित किया गया था? तो बताइएगा कौन सा संपत्ति के अधिकार को। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको 300 विधिक में जोड़ा गया है। तो उस टाइम पीएम कौन था? तो ये पीएम आपका कौन हो जाएगा साहब? मोरारजी देसाई हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर साहब। डी नंबर आंसर सही कर लीजिएगा क्वेश्चन का 73 का। सिडबी की स्थापना की गई थी दोस्तों, सिडबी SIDBI की स्थापना की गई है। तो बताइएगा किस लिए की गई है इसकी स्थापना, सिडबी की स्थापना। हाँ जी, तो सिडबी की स्थापना लघु स्तरीय उद्योगों को वित्त प्रदान करने के लिए की गई है। बी नंबर आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। भारत के नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी दोस्तों? नीति आयोग की स्थापना पूछी गई है। हाँ जी, तो बताइएगा कब की गई थी। ठीक है साहब, नीति आयोग की स्थापना होती है 1 जनवरी 2015 को। तो 1 जनवरी 2015 आपका राइट हो जाएगा। सभी दोस्तों का ये क्वेश्चन बिल्कुल सही था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। किस उद्योग नीति में लघु एवं कुटीर उद्योगों को पुनः परिभाषित करते हुए सूक्ष्म उद्योगों की नई विचारधारा को पेश किया गया था? तो कौन सी उद्योग नीति थी बताइएगा। औद्योगिक नीति 1980, औद्योगिक नीति 1956, 1948, 1970, कौन सी नीति थी दोस्तों औद्योगिक नीति? हाँ जी, इसका आंसर आ चुका है हमारे सामने, औद्योगिक नीति 1977 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। 77 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से असंगत युग्म है। तो असंगत युग्म बताइएगा। भारत का काटनोपोलिस मुंबई, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर या उत्तर भारत का मैनचेस्टर आगरा। तो बताइएगा जो असंगत है बिल्कुल। तो इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी जल्दी दो मित्रों। हाँ जी, आंसर आना शुरू हो चुका है सभी दोस्तों का। तो उत्तर भारत का जो मैनचेस्टर है वो आगरा नहीं है, वो कानपुर है मित्रों। क्या है? आगरा नहीं है, कानपुर है। तो ये आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन। हाँ जी, असंगत पूछा था तो डी नंबर क्या लगा लीजिएगा, करेक्टर लगा लीजिएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषताएं हैं। प्रांतीय स्वायत्तता, संघीय न्यायपालिका की स्थापना, केंद्र में अखिल भारतीय संघ की स्थापना। तो इनमें से कौन सा आंसर आपका हो जाएगा बताइएगा। भारतीय संविधान जो अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषता बतानी है आपको। हाँ जी, क्या आंसर हो जाएगा बताइएगा मुझे इसका आंसर। ठीक है साहब, इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। ये तीनों जो दे रखे हैं ये तीनों क्या है, इसकी जो 1935 अधिनियम था भारत सरकार अधिनियम, तो ये तीनों विशेषताएं हैं इसकी। 79 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक सेवाओं से जुड़ी भारत की कौन सी परियोजना विश्व बैंक द्वारा समर्थित है? तो विश्व बैंक द्वारा समर्थित कौन सी योजना हो जाएगी आपकी? देखिएगा, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, राष्ट्रीय बायो फार्मा मिशन, स्टार्स परियोजना या उपरोक्त सभी दोस्तों। हाँ जी, बताइएगा। आपको मैं बता देता हूं जो विश्व बैंक द्वारा समर्थित है, इसके अलावा अटल भूजल योजना भी है, आपके ध्यान में होना चाहिए। राष्ट्रीय पोषण मिशन ये भी किसके है? ये भी विश्व बैंक द्वारा समर्थित है, विश्व बैंक इसके अंदर सहयोग कर रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा साहब, लगा लीजिएगा 79 का डी नंबर। अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति को रोकने के लिए कौन सा सरकार द्वारा किए जाने वाला एक उपाय नहीं है? तो मुद्रास्फीति को रोकने के लिए एक उपाय कौन सा नहीं है बताना आपको, तो कौन सा है वो पता होना चाहिए। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। उत्पादन में वृद्धि, घाटा वित्तीयन में कमी, कराधान के उपाय। दोस्तों ये तो हैं, कौन सा बताना आपको नहीं बताना दोस्तों। हाँ जी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपभोग में बढ़ोतरी। दोस्तों ये उपाय नहीं है हमारा, एक नंबर आंसर क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा साहब। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, शैक्षिक दृष्टि से बालकों को वर्गीकृत किया जाता है। अभी शिक्षा मनोविज्ञान के क्वेश्चन हमारे स्टार्ट हो चुके हैं। हाँ जी, शैक्षिक दृष्टि से बालकों को वर्गीकृत किया जाता है सामान्य पिछड़े, विशेष पिछड़े, सर्जनात्मक या उपरोक्त सभी। दोस्तों
हाँ जी, शैक्षिक जो दृष्टि से दो प्रकार से दो वर्गों में बांटा गया इनको। पिछड़े बालक जिसमें सामान्य और विशिष्ट होते हैं, और दूसरा कौन सा होता है, सृजनात्मक बालक, तो चित्रकार, खोजकर्ता, लेखक, अभिनेता आदि होते हैं दोस्तों। तो ये इसका आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, आंसर करेक्ट हो जाएगा साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर। संज्ञानात्मक विकास में वंशक्रम निर्धारित करता है। मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को, शारीरिक संरचना के विकास को, सहज प्रतिवर्ती क्रियाओं के अस्तित्व को, या उपयुक्त सभी दोस्तों। हाँ जी, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है बताइएगा मुझे। हाँ जी ठीक है साहब, इसका आंसर आ चुका है हमारे पास में। हाँ जी, एक नंबर इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा साहब। मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को दोस्तों वंशक्रम क्या करता है, निर्धारित करता है। 83 नंबर क्वेश्चन है। पृथक कक्षाओं एवं संवर्धन कार्यक्रमों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? प्रतिभाशाली बालकों के लिए, निम्न शैक्षिक उपलब्धि के बालकों के लिए, प्रतिभाशाली एवं निम्न शैक्षिक उपलब्धि के बालकों के लिए, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। 83 का बताइएगा क्या आंसर होगा। पृथक कक्षाओं एवं संवर्धन कार्यक्रमों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? हाँ जी, इसका आंसर भी आ चुका है। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनके लिए किया जाता है साहब। एक नंबर आंसर क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। 83 का एक नंबर आंसर करेक्ट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? विकास के बारे में सत्य कथन नहीं है, वो पूछेगा आपसे, तो बताइएगा कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है। विकास अंतक्रिया का फल है, विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। तो सत्य नहीं है पूछा गया आपसे। हाँ जी बताइएगा। ठीक है जी, इसका भी आंसर आ चुका है। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। हमें क्या बताना था, सत्य कथन नहीं है बताना था। तो जो विकास होता है मित्रों विशिष्ट से सामान्य और की नहीं होता, सामान्य से क्या होता है, विशिष्ट की ओर होता है। ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए, थोड़ा सा इसको बदली करके लिखा हुआ है। एक अध्यापक किसी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझ सकता है। आंखों के संपर्क के आधार पर, बुद्धि के आधार पर, भाषा में अभिव्यक्ति के आधार पर, या गृह कार्य के आधार पर। तो बताइए क्या इसका आंसर करेक्ट होने वाला है। हाँ जी, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी नंबर 85 का क्वेश्चन का आंसर कर लीजिएगा, करेक्ट है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? वैज्ञानिक है, आलोचनात्मक है, कलात्मक है, वेदात्मक है? बताइए क्या है शिक्षा मनोविज्ञान। हाँ जी, शिक्षा मनोविज्ञान जो होता है व्यक्ति के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? एक वैज्ञानिक है दोस्तों। हाँ जी, एक नंबर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा साहब। अगला क्वेश्चन है, मानवतावादी मनोविज्ञान की विशेषता है पूरे जीवन इतिहास पर बल डालना, व्यक्ति की आंतरिक प्रकृति को समझना, मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य पर बल डालना, या उपयुक्त सभी। हाँ जी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मानवतावादी मनोविज्ञान की विशेषता क्या है? ये सारी विशेषता हैं साहब, सारी विशेषता हो जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, उपयुक्त सभी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संज्ञानवाद के प्रवर्तक कौन है? बताइएगा, संज्ञानवाद के प्रवर्तक पूछा गया आपसे, कौन है संज्ञानवाद? हाँ जी बताइएगा संज्ञानवाद। तो संज्ञानवाद के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है साहब? वो हो जाएंगे आपके पियाजे। एक नंबर आंसर कर लीजिएगा सही, पियाजे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सीखने की प्रभावशाली विधियां हैं, करके सीखना, निरीक्षण करके सीखना, परीक्षण करके सीखना, या उपयुक्त सभी। तो सीखने की प्रभावशाली विधि कौन सी हो जाएगी हमारी? 89 नंबर क्वेश्चन है। हाँ जी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मित्रों क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। हाँ जी, सीखने की ये विधियां हैं, करके सीखना, निरीक्षण करके सीखना, परीक्षण करके सीखना। हाँ जी, ये सारी क्या होती हैं? ये किसकी है? सीखने की विधियां होती है। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक का सीखने का मुख्य नियम है? तो थॉर्नडाइक का जो सीखने का मुख्य नियम कौन सा? अभिवर्ती का नियम, आत्मीकरण का नियम, संबंधित परिवर्तन का नियम, या तत्परता का नियम। 90 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है मित्रों, ये बताइएगा। हाँ जी, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, हाँ जी, डी, तत्परता का नियम हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। 91 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से सामूहिक विधि द्वारा सीखना है। सामूहिक विधि द्वारा सीखना क्या? वाद विवाद विधि, वर्कशॉप विधि, सम्मेलन व विचार गोष्ठी, या उपयुक्त सभी। 91 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर दीजिएगा। सामूहिक विधि द्वारा सीखना क्या कहलाता है?
हाँ जी, सामूहिक विधि द्वारा जो सीखना है वो आपका कहलाता है वाद विवाद विधि कहलाता है, वृक्ष विधि भी कहलाता है, और सम्मेलन व विचार गोष्ठी भी कहलाता है। तो डी नंबर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर। निम्न में से कौन सृजनात्मक बुद्धि को एक रूप मानता है? मेस्लो, गिलफोर्ड, जेनसन, रोजलेंसी। तो रोजलेंसी कौन सा माना जाता है दोस्तों? सृजनात्मक बुद्धि को एक रूप मानता है, कौन सा मानता है? हाँ जी, गिलफोर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। बी नंबर करेक्ट आंसर कर लीजिएगा। उस मनोवैज्ञानिक का नाम बताइए जिनका नाम अपसारी तथा अभिसारी चिंतन के संप्रत्यों से जुड़ा हुआ है। तो बताइए कौन है वो जिसका नाम क्या है अपसारी तथा अभिसारी चिंतन के संप्रत्यों में जुड़ा हुआ है? थ्रस्टन, गिलफोर्ड, ये गुडार्ड, ये उपयुक्त सभी दोस्तों। किसका नाम जुड़ा हुआ है? हाँ जी, गिलफोर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। बी नंबर आंसर करेक्ट कर लीजिएगा। टॉरेंस ने सृजनात्मकता के कई पहलू बतलाए हैं परंतु इस सूची से बाहर है। लचीलापन, मौलिकता, प्रवाहित या नवीनता। तो टॉरेंस के ने सृजनात्मकता के पहलू बताए हैं, कौन सा हो जाएगा सूची से बाहर? हाँ जी, आंसर दो, फटाफट आंसर दो दोस्तों। तो डी नंबर आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। नवीनता इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों। संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन किसने किया था? संवेगात्मक बुद्धि का पद का प्रतिपादन पूछा गया, किसने किया था? गोलमेल, सोलोवी एवं मेयर ने, वुड एवं वुड ने, बेरोन ने। दोस्तों किसने किया था? हाँ जी, 95 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर दोस्तों। तो ये साहब किया था सेलोवी एवं मेयर ने किया था। किसने किया? सेलोवी एवं मेयर ने किया था। बी नंबर आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। 96 नंबर आपके क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। किसने कहा है किशोर अवस्था तूफान एवं तनाव की अवस्था होती है? तो किसने कहा है किशोर अवस्था तूफान एवं तनाव की अवस्था होती है? ये बताइएगा मुझे। तो हाँ जी, स्टैनली हॉल ने कहा था मित्रों। किसने कहा था? स्टैनली हॉल ने कहा था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या है? किशोरावस्था तूफान एवं तनाव की अवस्था होती है। 97 नंबर क्वेश्चन है। बेंडूरा के प्रक्षेपणात्मक अधिगम सिद्धांत में निम्न में से कौन सा एक घटक नहीं है? तो स्थानापन्न, पुनर्बलन, मॉडल, संकेत या प्रोत्साहन। बताइएगा क्या आंसर करेक्ट रहने वाला आपका? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, प्रोत्साहन। इसका क्या हो जाएगा? आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर। यह विचार कि व्यक्तित्व का निर्माण लोगों, समाज एवं सांस्कृतिक परिवेश द्वारा अधिक होता है का प्रचार किस प्रचार द्वारा किया गया था? फ्राइडवादी, सामाजिक अधिगम सिद्धांतवादी, नव फ्राइडवादी या अस्तित्ववादी। दोस्तों क्या आंसर होने वाला जल्दी से बताइएगा कमेंट के माध्यम से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका नव फ्राइडवादी हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्रों? नव फ्राइडवादी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। स्किनर के अनुसार व्यक्तित्व के बारे में कौन सा विचार सबसे अधिक स्वीकार्य है? तो बताइए कौन सा जो है विचार सबसे अधिक स्वीकार्य है? हाँ जी बताइएगा जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, आंसर रहने वाला है। हाँ जी, पुरस्कार एवं दंड से हमारा व्यवहार निर्धारित होता है। ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्राइड के अनुसार, अंतिम क्वेश्चन है मित्रों, अंतिम क्वेश्चन लेकर आया हूँ। 100 क्वेश्चन आपके पूरे हो चुके, 16 मॉडल पेपर आपके सामने हो चुके हैं। सेकंड ग्रेड प्ले लिस्ट बनी हुई है तो उसको भी आप उसमें सारे वीडियो देख सकते हैं जाके। तो फ्राइड के अनुसार उनके रोगियों में बहुत सारे लक्षणों का कारण था, क्या था बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर? दमित चिंतन क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। डी नंबर आंसर क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। हाँ जी, सभी दोस्तों का धन्यवाद अंत तक वीडियो देखने के लिए। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा दोस्तों।